नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द अकाउंट्स गुरुजी पर। मैं हूं आनंद, आप हैं मेरे साथ। आज हम लोग चर्चा करेंगे 10 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं जो हम लोगों ने जो एग्ज़ाम में अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मार्क करके जो आया है OMR शीट में जो कलर करके आया है उसमें से हम लोगों ने कितने नंबर सही करके आए हैं और कितना नंबर हमें सही आएगा। तो चलते हैं और देखते हैं। पहले भी हमने आपको इस चैनल के माध्यम से बताया था जो OMR शीट को कैसे कलर करना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कुछ बताए थे 1 से लेके 100 तक। तो इसमें भी 1 से लेके 100 तक हम आपको बताएंगे आंसर के साथ। तो अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो और हमारे चैनल पे आए हुए कंटेंट अच्छे लगते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कमेंट और शेयर ये तो बनता ही है। तो चलते हैं जल्दी से बिना टाइम गंवाए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है जो निम्न में से कौन लाभदायकता अनुपात नहीं है। निम्न में से कौन लाभदायकता अनुपात नहीं है। सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, चालू अनुपात, संचालन अनुपात। आपका संचालन अनुपात जो होगा निम्न में से वो लाभदायकता अनुपात में नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से हम लोग। संपत्तियों का खाता है व्यक्तिगत खाता, नाममात्र खाता, वास्तविक खाता। संपत्तियों का खाता जो है वो रियल अकाउंट होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। तीसरे नंबर पे आदर्श त्वरित अनुपात 2:1, 1:1, 5:1, 4:1। तो इसका आपको 1:1 बराबर बराबर होता है आदर्श त्वरित अनुपात। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। ऋण समता अनुपात है ऋण समता अनुपात, तरलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, संचालन अनुपात। डिबेंचर इक्विटी जो होता है वो कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो सी होगा, सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है, शोधन क्षमता अनुपात। पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लाभदायकता अनुपात की सामान्यतः व्यक्त किया जाता है साधारण अनुपात में, प्रतिशत में, गुना में, इनमें से कोई नहीं। लाभदायकता अनुपात परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है तो इसका 5 का आपको बी होगा, ठीक है। चलते हैं आगे से हम लोग। निम्न में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता है। बैंक अधिविकर्ष, व्यापारिक पत्र, ट्रेजरी बिल, विनियोग। निम्न में से कौन सा मद जो है वो रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता है। विनियोग जो होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रोकड़ समतुल्य तुल्य नहीं माना जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है किससे, आर्थिक चिट्ठा से। वो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो 2 साल के बीच में कैश में हुए उतार चढ़ाव को देखने के लिए बनाया जाता है। कैश इन और कैश आउट के आधार पर कितना कैश है उसके प्रवाह को, ठीक है, फ्लो को देखा जाता है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है। रोकड़ बहिर्वाह कौन सा नहीं है। लेनदारों में वृद्धि, देनदारों में वृद्धि, रहतिया में वृद्धि, पूर्वदत्त व्ययों में वृद्धि। तो आपका यहाँ पे होगा इंक्रीज इन स्टॉक, ये रोकड़ बहिर्वाह नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है। विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है। आपको यहाँ पे एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में संपत्ति में किए इन्वेस्ट को दर्शाते हैं तो नगद विक्रय, अंशों का निर्गमन और मशीनरी का क्रय। तो यहाँ पर आपको 9 का सी होगा, ठीक है, मशीनरी का क्रय। निम्नलिखित में से कौन रोकड़ अंतर्वाह नहीं है। लेनदारों में कमी, ऋण पत्रों का निर्गमन, लेनदारों में कमी, इनमें से कोई नहीं। 10 का सी, ठीक है, आपको यहाँ पे 10 का सी होगा, लेनदारों में कमी। आगे चलते हैं क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी फर्म का हिस्सा नहीं है? पार्टनरशिप का जो है सो कौन सा पार्ट इसमें नहीं है? साझेदारी संलेख, साझेदारी की पूंजी, व्यापारिक खाता, इनमें से कोई नहीं। 11 का डी होगा। ठीक है, साझेदारी निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी फर्म का हिस्सा नहीं है? आगे बढ़ते हैं, 11 के डी के आगे बढ़ते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ या हानि का अनुपात होता है। अगर साझेदारी संलेख ना हो तो लाभ और हानि का अनुपात बांटा जाएगा। किसमें? 12 का ए होगा। अगर कुछ नहीं है तो आपको बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, जब साझेदार की पूंजी स्थिर होती है तब क्या होता है? जब साझेदार की पूंजी स्थिर होगी तो क्या होगा? पूंजी प्रत्येक वर्ष स्थिर ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील पूंजी में जोड़ा जाता है? परिवर्तनशील पूंजी में क्या जोड़ा जाएगा? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, निकासी। अगर आप कैश फ्लक्चुएशन को देखेंगे तो ड्राइंग जो होगा वो इन आउट, तो वो आपका परिवर्तनशील पूंजी में जोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है साझेदारों द्वारा की गई निकासी हो सकती है। साझेदारों द्वारा की गई निकासी हो सकती है। अगर साझेदार पार्टनर है, वो पार्टनर किन किन विधियों से निकाल सकता है? तो यहाँ पर आपको नगद में, वस्तु में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 15 का सी होगा। ठीक है, ए और बी दोनों, वो नगद भी ले सकता है और वस्तु एसेट्स में भी अपना हिस्सेदारी के माध्यम से निकाल सकता है, निकासी कर सकता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साझेदार फर्म के लिए होता है, साझेदार जो होता है फर्म के लिए क्या होता है? आप लोग पढ़े भी होंगे, तो साझेदार फर्म के लिए एक एजेंट होता है। ठीक है, अभिकर्ता जिसे हम लोग कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब पूंजी स्थिर होती है तब खाता खोला जाता है। जब पूंजी स्थिर हो तो कौन सा खाता खोला जाता है? देखिए, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट और चालू अकाउंट आप दोनों खोल सकते हैं। 17 का सी। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चालू खाता हो सकता है, क्या होगा? चालू खाता सकारात्मक, करेंट अकाउंट आपको पॉजिटिव भी रहेगा, निगेटिव भी, जीरो भी, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से 18 का डी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। लाभ से, पूंजी से, हानि से, इनमें से कोई नहीं। 19 का ये होगा, लाभ से। ठीक है, लाभ होगा तभी आप पूंजी पर ब्याज देंगे। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार साझेदारी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना? कंपनी अधिनियम 1956 में आपको कितना था? 10 और 20 बैंकिंग सेक्टर और अदर्स के लिए। अभी जो है सो ये अधिकतम संख्या 100 हो गया है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अपने ऋण पत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। देखिए, इसका क्या होगा? लाभ हानि खाते में, पूंजी संचय खाते में, संचय खाते में, अधिलाभ में। 21 का बी होगा, पूंजी संचय खाते, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में लाभ से हुए इसको हस्तांतरित हम लोग करते हैं। निक्षेप निधि विनियोग है। 22 का क्या आंसर होगा? आप लोग क्या लगा करके आए हैं, एक बार मिला लीजिएगा। 22 का निक्षेप निधि विनियोग है, आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व। 22 का सी होगा, एसेट्स होगा, सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋण पत्र के शोधन की विधियां हैं, ऋण पत्र के शोधन की विधियां हैं। 23 का डी होगा, परिवर्तन द्वारा शोधन, किस्तों में शोधन, एकमुश्त भुगतान विधि, इनमें से सभी, इनमें से सभी। 23 का डी होगा। ठीक है, 23 का डी। 24 क्वेश्चन को देखते हैं। ऋण पत्र से आवेदन की राशि प्राप्त होने पर ऋण पत्र आवेदन खाता
किया जाता है। ऋण पत्र आवेदन खाता क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन का उद्देश्य होता है। ऋण पत्रों के निर्गमन का उद्देश्य क्या होता है? ये होता है आपको नए योजना में निवेश, संयंत्र की खरीदारी, एकीकरण, इनमें से सभी। देखिए सारे चीज होते हैं इन पत्रों के निर्गमन का उद्देश्य। ठीक है। तो डी हम लोग 25 का करेंगे। ठीक है। 26 जो है 26 का है ऋण पत्रों के शोधन हेतु वित्त का स्रोत। ऋण पत्रों के शोधन हेतु वित्त का स्रोत क्या? लाभ पूंजी, नए ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि, इनमें से सभी होगा। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऋण पत्र वित्त का किस प्रकार का स्रोत है? ऋण पत्र वित्त का दीर्घकालीन स्रोत है। ठीक है। लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ऋण पत्र जो है सो वित्त का स्रोत दीर्घकालीन होता है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऋण पत्र की विशेषता है निश्चित ब्याज, दीर्घकालीन, शोधन, इनमें से सभी। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से सभी, डी। ठीक है। 29 क्वेश्चन को देखते हैं। अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जाता है। अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जाता है। बोनस अंशों के लिए, लाभ के वितरण के लिए, ऋण चुकाने के लिए, इनमें से सभी। ये अंशों का बोनस अंशों के निर्गमन के लिए होता है। ठीक है। 29 का ये होगा। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी एफ अपनाने पर बकाया याचनाओं पर ब्याज अधिकतर दर कितना होता है? आपको ये 10% होता है। ठीक है। 10%। 30 का ये होगा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक कंपनी द्वारा 10,000 अंश जारी किए गए और 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? अधिक अभिदान। ठीक है। 31 का ए। 32 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जल्दी से। निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए प्रार्थिक पूंजी से घटाया जाता है? अग्रिम याचना, बकाया मांग, अंशहरण, अधिलाभ। 32 का बी होगा बकाया मांग। ठीक है। प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बकाया याचना, अयाचित पूंजी, अग्रिम याचना, प्रदत्त पूंजी। तो 33 का बी होगा। ठीक है। अयाचित पूंजी, अनकॉल्ड कैपिटल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन समतांश की विशेषता नहीं है? 34 का जो है क्या आंसर होना चाहिए? क्या आप लोग लगा करके आए हैं? निम्नलिखित में से कौन सा समतांश की विशेषता नहीं है? जोखिम पूंजी, मत का अधिकार, मूल्यांकन, लाभ में अधिकार। ठीक है। 34 का होगा जोखिम पूंजी। ठीक है। रिस्क कैपिटल। आगे चलते हैं। एक कंपनी द्वारा 10,000 अंश प्रत्येक 10 रुपये की दर से 10% अधिलाभ पर जारी किए गए अधिलाभ की राशि होगी। 35 का ये होगा 10,000 रुपया। 10,000 अंश प्रत्येक 10 रुपये के तो 1,000 और 10% अधिलाभ पर तो 10,000 इसका होगा 35 का ए। ठीक है। आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंशों का निर्गमन किया जाता है, अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, इनमें से सभी। ठीक है। सम मूल्य पर, अधिलाभ पर, बट्टे पर, इनमें से सभी। 36 का डी होगा। ठीक। नाम मात्र की पूंजी होती है। नाम मात्र की पूंजी अधिकृत पूंजी, पंजीकृत पूंजी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 36 का हम लोग लगाए हैं डी। 37 नाम मात्र की पूंजी होती है क्या? आपको 37 का सी होगा। ठीक है। ए और बी दोनों, अधिकृत और पंजीकृत दोनों होता है 37 का सी। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। संयुक्त पूंजी कंपनी है, संयुक्त पूंजी कंपनी है, प्राकृतिक व्यक्ति, साझेदारी, फर्म, कृत्रिम व्यक्ति, इनमें से सभी। ठीक है। कृत्रिम व्यक्ति, संयुक्त पूंजी कंपनी है, कृत्रिम व्यक्ति। 38 का सी। 39 को देखते हैं हम लोग। पूंजी संचय बनाया जाता है पुनर्मूल्यांकन के लाभ से, संपत्ति की बिक्री के लाभ से, व्यवसाय के क्रय से होने वाले लाभ से, इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी यहाँ पर होगा 39 का। ठीक है। 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्वाधिकार अंश के प्रकार हैं, पूर्वाधिकार अंश के प्रकार हैं
संचय पूर्वाधिकार अंश, असंचय पूर्वाधिकार अंश, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 40 का सी होगा संचय पूर्वाधिकार और असंचय पूर्वाधिकार। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। किसी साझेदारी अनुबंध के अभाव में साझेदारों द्वारा लाभ हानि को बांटा जाता है। किसी साझेदारी अनुबंध के अभाव में साझेदारों द्वारा लाभ हानि को बांटा जाता है। बराबर, ठीक है। अनुबंध हम लोग आगे भी वहाँ पढ़े थे, ठीक है। साझेदार 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साझेदारी में साझेदारी संलेख होता है, आवश्यक अनावश्यक, ऐच्छिक, ए और बी दोनों। ऐच्छिक वॉलेंट्री होता है, ठीक है। साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व होता है सीमित, असीमित, अनुपातिक, शून्य, असीमित होता है, ठीक है। 43 का बी। 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साझेदारी फर्म का पंजीयन होता है आवश्यक अनावश्यक, ऐच्छिक, ए और बी दोनों। ऐच्छिक होता है, ठीक है, ऑप्शनल होता है, ऊपर भी पूछा गया था, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन का सी होगा आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से हम लोग। एक आदर्श साझेदारी का गुण है पारस्परिक विश्वास, साझेदारी संलेख का सम्मान, सच्चे और निष्पक्ष खाते, इनमें से सभी। 45 का डी होगा, ठीक है। साझेदारी, एक आदर्श साझेदारी का, आइडियल पार्टनरशिप का ये सारा गुण होना चाहिए, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। गुडविल जो है साख क्या है? साख प्रतिष्ठा है, कीर्ति है, यश है, इनमें से सभी। तो गुडविल इनमें से सभी है, ये सारा चीज़ है गुडविल का पार्ट ही, ठीक है। साख के प्रकार होते हैं चूहे सी साख, बिल्ली सी साख, हाथी सी साख, ए और बी दोनों। 47 का डी होगा चूहा और बिल्ली दोनों का, आप लोग पढ़े भी होंगे, हाथी का नहीं होता है। 48 का ए, असाधारण लाभ होता है वास्तविक, औसत लाभ, असाधारण, साधारण लाभ, लाभ हानि, हानि लाभ, साधारण लाभ, औसत लाभ। 48 का ए होगा वास्तविक, औसत लाभ और साधारण लाभ, ठीक है। 49 क्वेश्चन को देखते हैं। पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 6,000, 13,000 और 8,000 रुपये थे। औसत शुद्ध लाभ के 2 वर्ष के क्रय पर ब्याज पर ख्याति होती है। देखिए 13 अच्छा 19, 19 8 कितना होगा? 19 8 27, 27 इंटू 3 साल के लिए है तो 27,000 होगा, और 27,000 डिवाइडेड बाय 3 बराबर होगा 9,000 रुपया, ठीक है। तो 27,000 रुपया हुआ, 27,000 रुपया, और डिवाइडेड इसको हम लोग करेंगे 3 साल के लिए पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा ये, इसको अगर हम लोग 3 से करेंगे तो कितना होगा? 9,000 रुपया होगा। तो 9,000 रुपया ये हुआ आपको, और 2 साल का ये पूछा जा रहा है, ठीक है। 9,000 रुपया ये हुआ, और 2 साल 2 वर्ष के क्रय पर ख्याति पूछा जा रहा है शुद्ध। तो आपको 9,000 इंटू 2 करेंगे कितना होगा? 18,000 रुपया, ठीक है। तो 18,000 रुपया होगा, तो 49 का हम लोग डी करेंगे, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। ख्याति की गणना की जाती है जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता हो, एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है, इनमें से सभी। तो ख्याति की गणना की जाती है इनमें से सभी, इन सभी परिस्थितियों में, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चालू वर्ष के चंदे लिखे जाते हैं, चालू वर्ष के चंदे लिखे जाते हैं कहाँ पे? 51 का बी होगा प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, ठीक है। 51 का बी। 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से देखते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता रियल अकाउंट है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आय और व्यय खाता संबंधित होता है गत वर्ष से, वर्तमान वर्ष से, आगामी वर्ष से, इनमें से सभी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है? वर्तमान वर्ष से होता है, करेंट ईयर से होता है उसका मतलब, ठीक है, संबंध होता है। 54 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जल्दी से। पूर्वदत्त चंदा संस्था के लिए होता है, पूर्वदत्त चंदा संस्था के लिए क्या होता है? पहले अगर कोई चंदा दे दिया तो वो संस्था के लिए दायित्व होगा, क्या होगा? 54 का बी, ठीक है, क्योंकि वो पहले से दे चुका है।
उर्दत चंदा संस्था के लिए दायित्व होता है। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आय व्यय खाते के आधिक्य को जोड़ा जाता है। आय व्यय खाते के आधिक्य को जोड़ा जाता है। 55 का सी होगा पूंजी फंड में। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लाभ न कमाने वाली संस्थाएं स्थापित की जाती है। समाज कल्याण के लिए, एकाकी व्यापारी के लिए, साझेदार के लिए, अंशधारियों के लिए। लाभ न कमाने वाली संस्था जो होती है वो खासकर समाज कल्याण के लिए ही होता है। तो 56 का यहाँ पर डी होगा। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लाभ न कमाने वाली संस्थाएं अपनी सेवाएं देती है। शैक्षणिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के लिए आय का स्रोत नहीं है? ठीक है। दान, ह्रास, चंदा, अनुदान। दान, चंदा, अनुदान ये सारा चीज़ तो होता ही है। सिर्फ इसमें एक नहीं होगा, वो होगा डिप्रिसिएशन। ठीक है। ह्रास। आय व्यय खाता बनाने का आधार होता है। आय व्यय खाता क्यों बनाया जाता है? 59 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्राप्ति एवं आय व्यय खाता बनाने का आधार होता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। ठीक है। 59 का डी होगा। 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है किसका? खाता बही, लाभ हानि खाते का, रोकर बही का। ठीक है। इनमें से सभी। तो रोकर बही का। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है कैशबुक का। 61 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यदि पिछले 4 वर्षों का कुल लाभ 52,000 रुपया है तो औसत लाभ कितना होगा? 4 वर्ष का 52,000 है तो 1 वर्ष के लिए कितना होगा? अगर औसत निकालते हैं तो 13,000 रुपया होगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्म का पुनर्गठन किया जाता है नए साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार की मृत्यु पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों परिस्थिति में हम लोग फर्म का पुनर्गठन कर सकते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। त्याग अनुपात होता है नया अनुपात, पुराना अनुपात, पुराना अनुपात, नया अनुपात, भविष्य अनुपात, पुराना अनुपात। इनमें से सभी त्याग अनुपात जो होता है वो पुराना अनुपात और नया अनुपात होता है। ठीक है। 63 का बी होगा। 64 का देखते हैं जल्दी से हम लोग। पाने वाला साझेदार का लाभालाभ अनुपात क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, बराबर रहता है, बढ़ता है। ठीक है। 64 का ए होगा। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। 65 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या होगा? 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। कोई खाता से रिलेटेड जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट में ही आते हैं। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है मांगी गई पूंजी का वह भाग जो वास्तव में अंशधारकों से प्राप्त किया जाता है वो कहलाता है अतिरिक्त पूंजी, नाम मात्र पूंजी, चुकता पूंजी, निर्गमित पूंजी। 66 का सी होगा पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। श्वेत अंश दिए जाते हैं कर्मचारियों को, निदेशकों को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों होगा। ठीक है। 67 का सी। 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। एक कंपनी ने 4,25,000 रुपये की संपत्ति क्रय करने के लिए 4,50,000 ऋण पत्र निर्गमित किए। इस मामले में 25,000 रुपया माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 25,000 रुपया तो ज़्यादा आ गया ना। 4,25,000 की संपत्ति खरीदना है, एसेट्स, और जो है सो हम ऋण पत्र निर्गम कर दिए 50,000 रुपया का, 4,50 का। ठीक है। 4,50,000 का तो 25,000 रुपया जो होगा वो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। हम उसको रिजर्व करके रखेंगे अपने पास। ठीक है। तो 68 का बी होगा। 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता है? ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला जो छूट होता है वो किस प्रकृति का होता है? आयगत हानि होता है, पूंजीगत हानि होता है, स्थगित आयगत व्यय होता है, इनमें से कोई नहीं। 69 का बी होगा, ये पूंजीगत हानि होता है। ठीक है।
70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन की दशा में अधिगोपन कमीशन किससे अधिक नहीं हो सकता है? ऋण पत्रों के निर्गमन की दशा में अधिगोपन कमीशन किससे अधिक नहीं हो सकता है? 2%, 2.5%, 3%, 5%। ये आपका 2.5% होगा 70 का भी। ठीक है। 71 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी की विशेषताओं में शामिल है? अंश, सार्वमुद्रा, 2 या 2 से अधिक साझेदार, सीमित दायित्व। निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी की विशेषता में शामिल है? आपका 71 का सी होगा, 2 या 2 से अधिक साझेदार। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। जैसे ही पार्टनर वाली बात आएगी, पार्टनर मतलब होता है 2। ठीक है। 2 होगा तभी आप पार्टनर, ये जो शब्द है इसको आप तुलना कर सकते हैं। तो किसी भी साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। ठीक है। 72 का बी होगा। 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जो साझेदार साझेदारी फर्म के प्रबंध में भाग लेता है उसे कहते हैं निष्क्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार, नया साझेदार, इनमें से कोई नहीं। 73 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो बी होगा इसका आंसर। 73 का बी, सक्रिय साझेदार, जो प्रबंध में भाग लेता हो। ठीक है। आगे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से हम लोग। साझेदारी हो सकती है सीमित, असीमित, पूर्ण, इनमें से कोई नहीं। 74 का बी होगा, असीमित। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साझेदारों के आहरण पर ब्याज फर्म के लिए हानि, आय, व्यय, ह्रास क्या होगा? 75 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? साझेदारों के आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या है? आय है। ठीक है। 75 का बी होगा। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज मिलता है। साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज मिलता है कितना %? 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 76 का ए, 6%। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूंजी पर ब्याज को सामान्यतया मानना चाहिए। पूंजी पर ब्याज को सामान्यतया मानना चाहिए। लाभ का विनियोजन, एक संपत्ति, व्यय और आय। 77 का जो होगा आंसर वो लाभ का विनियोग होगा, विनियोजन। ठीक है। 77 का ये। 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साझेदारी संलेख हो सकती है लिखित और मौखिक, ए और बी दोनों। देखिए साझेदारी पार्टनरशिप डीड लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। 78 का सी होगा। ठीक है। क्योंकि ये वॉलेंट्री है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है। साझेदारी संलेख की विषय वस्तु में शामिल होता है फर्म का नाम, व्यवसाय का नाम, व्यवसाय का पता, इनमें से सभी। 79 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। संलेख जब बनेगा पार्टनरशिप डीड तो इसमें ये सारा चीज़ मेंशन रहता है। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है। साझेदार के अधिकार में शामिल नहीं है अवकाश का लाभ, लाभ का अधिकार, व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार, समापन का अधिकार। देखिए अवकाश हो सकता है, लाभ का अधिकार हो सकता है, व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन समापन का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। 80 का डी होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्थिति विवरण है। बैलेंस शीट क्या होता है? खाता होता है कि विवरण होता है? ए और बी दोनों। देखिए बैलेंस शीट कोई खाता नहीं है। ठीक है। बैलेंस शीट जो होता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो आपको स्थिति विवरण। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन जो है स्थिति विवरण, 81 नंबर क्वेश्चन का बी होगा। ठीक है आंसर। ठीक है। 81 का बी होगा। जो स्थिति विवरण जो होता है वो एक विवरण होता है, स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम लोग कहते हैं। आगे चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया का उत्पाद है। प्रथम, द्वितीय, अंतिम, इनमें से कोई नहीं। वित्तीय विवरण जो होगा वो क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो उत्पाद का अंतिम है, प्रोडक्ट। ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं होता। लाभ हानि खाते को कहते हैं, क्या कहते हैं? 83 नंबर क्वेश्चन को क्या कहेंगे? लाभ हानि खाते को कहते हैं परिचालन लाभ, आर्थिक चिट्ठा, आय व्यय, व्यापारिक खाता।
लाभ हानि खाता क्या होता है? आय विवरण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रारंभिक व्यय को आर्थिक चिट्ठे के किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? प्रारंभिक व्यय को आर्थिक चिट्ठे के किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को। गैर चालू संपत्ति, चालू संपत्ति, गैर चालू दायित्व, विविध व्यय। 84 का डी होगा, विविध व्यय, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है, आगे चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भाग नहीं है। कौन सा? लाभ हानि, आर्थिक चिट्ठा, लेजर खाता। इनमें से सभी देखिए, लाभ हानि, ठीक है, पीएल और बैलेंस शीट, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है ही। लेजर इसका हिस्सा नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो आपको 85 का क्या होगा? सी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो निम्न में से कौन कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं है। नहीं है तो लेजर खाता जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भाग नहीं होता है। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जल्दी से। सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो यहाँ पे आपका होगा क्या होगा? 86 का डी होगा, इनमें से कोई नहीं। विविध, मिसलेनियस, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नन ऑफ दीज। सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? इसका होगा 86 का डी। 87 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति में चालू संपत्ति में शामिल होता है। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति में शामिल होता है लेनदार, देनदार, रोकर, स्कंद। इनमें से सभी सारा होगा कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन को। आर्थिक चिट्ठा फर्म की वित्तीय स्थिति की सूचना प्रस्तुत करता है। विशेष अवधि पर, विशेष अवधि के दौरान, विशेष अवधि के लिए। इनमें से सभी देखिए, ये विशेष अवधि के लिए होता है। 88 का ए होगा। ठीक है, एज ऑन, ठीक है ना, ये फाइनेंशियल ईयर का एक विशेष अवधि के लिए होता है। ठीक है, 88 का ए होगा। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लाभ हानि खाता डेबिट शेष कहाँ दर्शाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट शेष होगा वो कहाँ दर्शाया जाएगा? 89 का सी होगा, संचय और आधिक्य में, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, चालू संपत्ति में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है करेंट एसेट्स में कौन कौन सा शामिल नहीं है? रहतिया, देनदार, भवन, पूर्वदत्त व्यय। तो चालू संपत्ति करेंट एसेट्स में भवन नहीं आएगा और सारा आएगा करेंट एसेट्स में। भवन जो होता है वो फिक्स एसेट्स होता है। 90 नंबर क्वेश्चन का सी होगा आंसर। ठीक है, वसूली खाता 91 नंबर क्वेश्चन। वसूली खाता है, क्या है वसूली खाता? रियलाइजेशन अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता, वास्तविक खाता। इनमें से सभी 91 का भी होगा, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि आप लोग पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, कानूनी 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कानूनी व्ययों को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? कानूनी व्यय, लीगल एक्सपेंस जो होगा वो क्या होगा, कहाँ पे पूछा जाता है? देखिए, कानूनी व्यय को वसूली खाते में, रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ पे लिखा जाएगा? ये आपको सी होगा इसका आंसर। ये हमारे लिए खर्चा है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग देखते हैं। वसूली खाते के लाभ हानि को साझेदारों में बांटा जाता है। वसूली खाता जो होता है, रियलाइजेशन अकाउंट, इसके लाभ हानि को साझेदारों में बांटा जाता है बराबर अनुपात में, पूंजी अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में। इनमें से कोई नहीं, तो लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे। फर्म के
विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे। रोकड़ खाते में, बैंक खाते में, वसूली खाते में, साझेदारों के पूंजी में। 94 का सी होगा वसूली खाते में। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे। फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे। वसूली खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में, साझेदारों के चालू खाते में, इनमें से सभी। तो साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। आगे चलते हैं। 96 क्वेश्चन को देखते हैं। 96 नंबर। फर्म के विघटन पर वसूली खाते की हानि को किस खाते में डेबिट किया जाता है? फर्म का विघटन जो होगा, वसूली खाते की हानि को कहाँ पर डेबिट किया जाता है? तो 96 का जो है वो रोकड़ खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, वसूली खाते, इनमें से सभी। तो 96 का बी होगा साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। पूंजी खाते में। 97 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। आदर्श चालू अनुपात है, आइडियल करेंट रेशियो क्या है 97 का? तो 2:1। ठीक है। ये इसका आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी तरल संपत्ति नहीं है? भूमि, रहतिया, भवन, देनदार। ठीक है। 98 का डी होगा देनदार। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आयकर का भुगतान माना जाता है। ठीक है। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसीडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। प्रत्यक्ष व्यय होता है ये। ठीक है। आगे चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है? ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसमें कौन सा है? किराया, बिक्री पर व्यय, मजदूरी, मशीन बिक्री पर हानि। मशीन बिक्री पर हानि जो है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है। तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा जो 10 फरवरी 2023 को जो अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम हुआ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर। साथियों, जैसा कि हमने यह आंसर अपने अनुभव और लर्निंग के आधार पे तय किया है। हो सकता है बिहार बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चंस की आंसर जारी किए जाएंगे उसमें कुछ भिन्न हो सकता है। तो 3 तारीख को जो है सो 3 मार्च को इसका आ रहा है जो आपको आंसर की अपलोड होगा। तो देखते हैं उसमें हम लोगों को कितना इसमें चेंजिंग आता है। फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं एक आशा के तौर पे जो आप हमारे इस वीडियो को देख करके ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे जो हमने कितना सही मार्क करके अपने एग्ज़ाम में आया है। ठीक है। बाकी इसमें कितने आंसर्स को चेंज करते हैं यह भी हम लोग देखेंगे। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे जिससे कि आपके दोस्त और भी जो भी एग्ज़ाम इस बार दिए होंगे कॉमर्स में अकाउंटेंसी के इस सब्जेक्ट में, तो वो भी अपना मिला करके अपना ये कंफर्मेशन कर सकते हैं जो हमें कितना नंबर आने वाला है। ठीक है। तो हम इसी प्रकार का और भी वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।